क्या आप जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? सिर्फ लाइट ही नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इवन इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह का वेव होता है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑसिलेशन के कारण बनता है। ऑसिलेशन मतलब पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले कि एक डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर वो घटते घटते ज़ीरो होता है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है, फिर घटते घटते ज़ीरो होता है। इस तरह से वो ऑसिलेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ऑसिलेशन है, जो ऑसिलेशन स्पेस में आगे प्रोपेगेट करता है और प्रोपेगेट करते हुए ये एनर्जी कैरी करता है। जैसे कि पानी में अगर आप पत्थर फेंक दें तो पानी में वेव निकलता है और ये वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट करता है और पानी के सरफेस में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। ठीक उसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो भी इसी तरह से ऑसिलेट करता है, उसका वैल्यू ऑसिलेट करता है और वो वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट करता है। अब ये जो लाइट है और बाकी जो रेडिएशंस है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका जो प्रूव है उसका क्रेडिट जाता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। तो चलिए देखते हैं मैक्सवेल ने ठीक किस तरह से इसे डिराइव किया था। वैसे एग्जैक्ट डेरिवेशन तो आपके इस लेवल पे देना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को कैरी करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें वापस जाना होगा एम्पियर सर्किटल लॉ में। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर मान ले कि एक वायर है, इस वायर में मान ले कि करंट, ये वायर करंट कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड लूप में जो लाइन इंटीग्रल है, वो लाइन इंटीग्रल ये बराबर होता है म्यू नॉट विच इज़ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू वो कंडक्टर जितना करंट कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर ये एम्पियर ने कहा था, इसीलिए इसे एम्पियर सर्किटल लॉ कहा जाता है। आगे चल के मैक्सवेल ने इसे मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई करके उन्होंने एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है इनटू डी फाई ई, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका टाइम रेट चेंज। उनका कहना ये था कि अगर मान ले कहीं करंट कंस्टिट्यूटेड नहीं हुआ लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करे तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसका कि लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल उस टर्म के बराबर होगा। तो इसीलिए ये जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पर एडेड है। चाहे करंट फ्लो करे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने इस तरह से मॉडिफाई किया था। तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं पर अगर करंट ना भी हुआ तो भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऑसिलेट करेगा या वो चेंज होगा, उस चेंज के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से एम्पियर सर्किटल लॉ से हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो इस पॉइंट में स्क्रीन से अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब देखिए, ये अगर करंट ऑसिलेटिंग नेचर का हुआ, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने देखा था कि करंट जो होता है, करंट साइन का एक फंक्शन होता है, मैं एग्जैक्ट फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ,
साइन का एक फंक्शन होता है, मतलब ये ऑसिलेट करता है। यहाँ पर जो चार्जेस होता है, ये चार्जेस इस तरह से एक्सीलरेटेड होता है, फिर धीरे होता है, धीरे होकर रुक जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते करते ये धीरे होता है, रुकता है, फिर ये इस तरह से ऑसिलेट करता है, पीछे की तरफ जाता है, फिर ये अपने मोशन को कंटिन्यू करता है। इस तरह से ये ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर करंट भी ऑसिलेट करता है। तो उस ऑसिलेटिंग करंट के कारण, अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नेचर का बनेगा, लेकिन अगर वो ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा, वो चेंज करेगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, देखिए हमने जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, हमने वहाँ देखा था कि क्लोज्ड इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है नेगेटिव डी फाई बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव ऑफ। सो यहाँ पर इस टर्म से, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ये वेरी करेगा टाइम के साथ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर देखिए ऑसिलेटिंग नेचर का करंट होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग नेचर का है, मतलब वेरिएबल नेचर का है। अब इस रीजन में अगर आप देखें जो फ्लक्स बनेगा इस छोटे से रीजन में, यहाँ पर एक छोटा सा रीजन अगर हम कंसिडर करें तो इस छोटे से रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट में, इन सारे पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इस पॉइंट में अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द स्क्रीन होगा, स्क्रीन पे होगा। यहाँ फिलहाल तो ये ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है, हम मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग नेचर का है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग नेचर का है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें ऑसिलेटिंग नेचर का मिलता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये साइन और कोसाइन का फंक्शन होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कोसाइन और कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, फिर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव कोसाइन, फिर उसका डेरिवेटिव साइन, इस तरह से ये चलते रहता है। चाहे मैग्नेटिक फील्ड का आप डेरिवेटिव ले तो वो हमें साइनसॉइडल फंक्शन देगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि साइनसॉइडल होगा, उसका जो फ्लक्स होगा उसका डेरिवेटिव ले तो वो भी साइनसॉइडल होगा। इस तरह से ये रिपीट करते रहता है। फिर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चेंजिंग नेचर का है, मतलब ऑसिलेटिंग नेचर का है, उसके कारण आप इस पार्ट में देखें तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो भी ऑसिलेटिंग नेचर का होगा, जिसके कारण ये आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। फिर ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा, फिर स्क्रीन से पीछे की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस तरह से ये जो है ये कंटिन्यू करता रहेगा, स्पेस में आगे प्रोपगेट करता रहेगा। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन का जो प्रोपगेशन होता है उसका स्पीड जो होता है ये लाइट के स्पीड के बराबर होता है। लाइट के स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो स्पीड होता है ये लाइट के स्पीड के बराबर होता है। वैसे लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम ड्रॉ करना चाहें, प्रॉपरली अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस और यहाँ पर जेड एक्सिस है। ये यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर क्रिएट जो हो रहा है इस जेड एक्सिस के अलोंग जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में बन रहा है। तो इस तरह से एक साइनसॉइडल फंक्शन हम बनाते हैं ऐसे। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं इन पॉइंट्स में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे। सो इन पॉइंट्स में ये मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर। अब इस तरह से ये फ़िलहाल सारे ऊपर की तरफ बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इन पॉइंट्स में ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बन रहा है ऐसे, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड प्लेन में बनेगा। इस तरह से ये वाई जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक दूसरे पे
परपेंडिकुलर होता है। ये सारे डेरिवेशन फिलहाल इस लेवल पे, स्टैंडर्ड 12th लेवल पे तो नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि उसके लिए हमें ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सारे टर्म्स जो है, ये सारे टर्म्स हमें पता होना होगा। तो इस तरह से हम फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, उन्हीं पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग ये बन रहा है इस तरह से, इस तरह से। सो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सो ऐसे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यूज़ है उनको अगर हम इक्वेशन उनके लिए अगर बनाना चाहें तो इक्वेशन जो मैक्सवेल ने जो डिराइव किया था, अकॉर्डिंग टू दैट ये जो इक्वेशन निकल के आता है, ये इक्वेशन साइन्यूसॉइडल वेव का जैसा इक्वेशन होता है वो निकलता है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर होता है ई नॉट, जो कि ऑब्वियसली इस वेव का एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम या पीक वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसे ई नॉट से हम डिनोट करेंगे। सो ई नॉट इनटू साइन का एक फंक्शन होता है, साइन। सो साइन ऑफ, हमें पता है कि साइन ऑफ ओमेगा टी एक साइन्यूसॉइडल फंक्शन है। ओमेगा इस ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में ये देखा था। ये उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा और टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर साइन ऑफ ओमेगा टी हम कहते हैं तो ऐसे में वेव जो है, वेव निगेटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है। लेकिन यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये जो वेव है ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट करे, तो हमें यहाँ पर निगेटिव साइन अप्लाई करना होगा। वेल, ये जो इक्वेशन है, ये ई नॉट जो कि एम्पलीट्यूड है इनटू साइन ऑफ निगेटिव ओमेगा टी, ये हमें बताता है ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन में जो पॉइंट है यहाँ पर बनता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके लिए ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हम चाहें कि इन जनरल इस z एक्सिस के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट में जो कोई भी पॉइंट हो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऑसिलेशन या उसका जो वैल्यू है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट नाउ इस t पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे हम कैसे निकालें, तो फिर यहाँ पर हमें कुछ अपेंड करना होगा। फिलहाल तो हम यहाँ पर जो कर रहे हैं ये फॉर अ पॉइंट ऑन ऑरिजिन, पॉइंट ऑन ऑरिजिन, ओरिजिन में जो पॉइंट है उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिला। तो किसी भी इन जनरल किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम इसे बनाने का एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें तो देखिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर अगर हम फेज़र डायग्राम मेथड अप्लाई करते हैं तो देखिए लेट अस से हम फेज़र से अगर इसे रिप्रेजेंट करें, फेज़र से इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर लेट अस से फ़िलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम में ओरिजिन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है और फ़िलहाल मैं वेव को कुछ इस तरह से बना रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पर ओरिजिन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, इसके लिए ये फेज़र कुछ ऐसे इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो एंगल है लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, और यहाँ पर किसी एक इन जनरल किसी एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करना चाहते हैं। इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें, क्योंकि हम जनरल इक्वेशन अगर बनाना चाहें, इस पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाना चाहते हैं तो फेज़र उसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा, फेज़र उसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा और इसी को हम यहाँ मिलाते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फेज़र इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दैट मीन दो फेज़र्स के बीच का जो एंगल है, लेट अस से दैट एंगल इज़ फाई। अब ये जो फेज़र है इसका लेंथ होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड के बराबर, क्योंकि यही फेज़र जब सीधा खड़ा होगा तब जाके वो उस एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ये इस हाइट के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है ई नॉट इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ऑफ ये जो फाई एंगल है, फाई माइनस अल्फ़ा, ये वाला जो एंगल है
वो एंगल बनेगा। सो फाई माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा जो है इस केस में नेगेटिव ओमेगा टी है। सो यहाँ पर देखिए, अगर हमें इस फाई का वैल्यू को पता करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए फाई का वैल्यू, तो यहाँ पर हम देखें ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से z डिस्टेंस दूर है, हम मान रहे हैं z डिस्टेंस दूर है, तो इनमें जो एंगुलर डिफरेंस होगा ऑब्वियसली वही एंगुलर डिफरेंस फाई से रिप्रेजेंटेड है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एंगुलर डिफरेंस जो कि फेजर में इस फाई एंगल से रिप्रेजेंटेड है। तो ऐसे में देखिए हम इस z को एंगल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, या फिर कहें z जो कि एक डिस्टेंस है इसे एंगुलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे ले आएंगे, या फिर इसका एंगुलर इक्विवेलेंस क्या होगा। इसके लिए आप देखिए, अगर मान ले एक वेव है तो इस वेव का ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। इस कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए ये जो लेंथ है इसी लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं, और साथ ही साथ इसका जो एंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगा, ये अगर 0 डिग्री हुआ तो ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री होता है, मतलब 2 पाई होता है। सो ये पॉइंट 2 पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट 0 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो लैम्डा है विच इज़ वेव लेंथ, सो लैम्डा रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस और एंगल को अगर हम इंटर रिलेट करें तो लैम्डा 2 पाई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये z डिस्टेंस जो है, ये z डिस्टेंस ऑब्वियसली 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू z इसे रिप्रेजेंट करेगा, इतना एंगल को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ये जो फाई है, इस फाई को अगर हम सब्सटीट्यूट करें, चूँकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ओरिजिन और ये वाला पॉइंट जो कि अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर z हुआ तो उसका एंगुलर रिप्रेजेंटेशन अगर फाई हुआ तो ऑब्वियसली ये फाई इस टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ पर फॉर एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए अगर ये इक्वेशन हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ई नॉट, जो कि एम्पलीट्यूड होगा, इनटू साइन ऑफ, यहाँ पर फाई के जगह पे हम कह सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू z, और ये माइनस ओमेगा टी, जो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा है, माइनस ओमेगा टी। ये जो माइनस ओमेगा टी है ये ओरिजिन में जो पॉइंट है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टर्म यहाँ पर एडेड हो गया, यहाँ पर जुड़ गया आके, क्योंकि कंसिडरेबल पॉइंट जो है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर रहे हैं, क्योंकि हम जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है z एक्सिस में, तो उसी के लिए उस जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ z के लिए जो एंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगा उस एंगल को हमने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है, 2 पाई बाय लैम्डा को k से डिनोट किया जाता है, इसे वेव नंबर भी कहा जाता है। तो उस k को यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करें तो इसी चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट इंटू साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। अब इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, इसे अगर बी नॉट हम कहें तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो एम्पलीट्यूड है इनटू, यहाँ पर भी ये साइन्यूसॉइडल फंक्शन है, सिमिलरली साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह से ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका इक्वेशन। अब मैक्सवेल ने आगे ये दिखाया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ये लाइट के स्पीड के बराबर होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट ही है, सो ये लाइट के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो एक्सप्रेशन, थियोरेटिकली जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो होता है म्यू नॉट 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर म्यू नॉट जो है ये है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमें पता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई जो है ये बराबर होता है 10⁻⁻⁷ इतना टेस्ला मीटर
पर एम्पियर के। अगर म्यू नॉट का वैल्यू पता करना है तो ऑब्वियसली इसके साथ 4 पाई को हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है जो कि फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये होता है 8.859 इंटू 10⁻⁻12 इतना कूलॉम पर न्यूटन, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इन वैल्यूज़ को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले, फिर उसका रेसिप्रोकल पता करें, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू निकल के आता है नियरली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी दौरान दो फ्रेंच साइंटिस्ट फिजो और फूको, ये दो इंडिपेंडेंटली दो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि लाइट का स्पीड पता कर रहे थे। फिजो अपने इसको रोटेट करते हुए और फूको अपने रोटेटिंग मिरर वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लाइट का स्पीड पता किया, और उन्होंने जो लाइट का स्पीड पता किया वो भी इतना ही निकल के आया। मैक्सवेल ने देखा कि लाइट का स्पीड जो एक्सपेरिमेंटली निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड थियोरेटिकली उतना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने एक बहुत बोल्ड क्लेम किया कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जो कि आगे चल के सही साबित हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई ऐसा मीडियम हो जिस मीडियम का परमिटिविटी और परमिएबिलिटी म्यू और एप्सिलॉन हो, फॉर एनी मीडियम उसके लिए परमिएबिलिटी अगर म्यू और परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन हुआ, तो वहाँ पर लाइट का जो स्पीड होगा, स्पीड एट दैट मीडियम, उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा ये ऑब्वियसली होगा 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन के। हमें पता है कि लाइट का स्पीड जो है ये वेरी करता है। ये जो है ये वैक्यूम के लिए, यानी कि फ्री स्पेस के लिए लाइट का जो स्पीड है उसके लिए एक्सप्रेशन, और ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो उस मीडियम के लिए जिस मीडियम में परमिएबिलिटी और परमिटिविटी म्यू और एप्सिलॉन है। हमें पता है लाइट का स्पीड जो है मीडियम में वेरी करता है, ये हमने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा था। उसके लिए जो एक्सप्रेशन है स्पीड के लिए, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए, ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एनर्जी कैरी करता है। इस बात को हम कैसे समझें यहाँ पर? तो इसके लिए देखिए, अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ एक प्लेट इस तरह से अगर हम रखें, z एक्सिस जिसे पेनेट्रेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट में z एक्सिस उसे पेनेट्रेट करके आगे बढ़ रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर इंसिडेंट करेगा, तो इस पॉइंट में जब ये वेव इसे क्रॉस करेगा इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा होते होते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते ज़ीरो होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑसिलेट करेगा। और हमें पता है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर इस प्लेट में, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से ऑसिलेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस ऑसिलेशन के लिए इसे एनर्जी चाहिए होगा, किसी भी बॉडी को ऑसिलेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो इस ऑसिलेशन का एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को, या इस प्लेट में जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिला कहाँ से? तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एनर्जी इम्पार्ट किया इस बॉडी पे। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होता है, वही एनर्जी ये यहाँ पर इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स में इम्पार्ट कर रहा है। अब जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि लाइट हो या फिर अल्ट्रावायलेट रेज हो, एक्स रेज हो या फिर इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो या रेडियो वेव हो, किसी भी तरह का रेडिएशन हो, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो अब अगले वीडियो में हम इन सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।